दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में। और जैसा कि आप देख रहे हो कि आज का जो क्लासेस है हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है, यानी कि अर्थशास्त्र का जो सेकंड चैप्टर है, दूसरा जो अध्याय है वो अध्याय क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो इससे पहले जो हम लोग क्लासेस लिए थे तो उसमें हम लोगों ने इसका एक पार्ट ले लिए थे। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि दुनिया में कोई भी जो उत्पादन होता है, आप किसी भी वस्तु का उत्पादन देखो या उस उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने के लिए या उस वस्तु से पैसा प्राप्त करने के लिए, तो जो पूरी जो प्रक्रिया है वो तीन क्षेत्र में होती है। कितने क्षेत्र में? प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सेक्टर, सेकेंड सेक्टर या थर्ड सेक्टर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, है ना, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक इसको बोलते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है वो सीधा प्राकृतिक से उत्पादन किया जाता है इसमें, और द्वितीय क्षेत्रक जो होता है इसमें प्राथमिक क्षेत्रक के जितने भी उत्पादन होते हैं उसका विनिर्माण किया जाता है। और तृतीय क्षेत्रक में क्या होता है, इसमें जो उत्पादन होता है वो शून्य होता है। यहाँ पे उत्पादन क्या होता है दोस्त, उत्पादन होता है शून्य। लेकिन मैं बात करूँ कि सर अगर उत्पादन शून्य होता है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सेवा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सेवा। यानी कि जो तीसरा क्षेत्र है वो किसका क्षेत्र है? सेवा का क्षेत्र है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लो कि अगर हम लोगों ने गन्ना की खेती की है या अगर हम लोगों ने गेहूं की खेती की है तो किसके अंतर्गत आएगा? वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि गेहूं का बात करो या गन्ना का बात करो या चावल का बात करो तो वो हमें कहां से मिलती है? प्रकृति से मिलती है, सीधा भूमि से मिल गया। तो भूमि से जो सीधे रूप से मिलेगी जितने भी उत्पादन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? को प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन है। अब द्वितीय क्षेत्रक में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादन को अगर हम लोग किसी भी तरह से, चाहे वो मशीन के थ्रू से हो या किसी भी तरह से, हम लोग क्या करते हैं कि उसमें किसी तरह का हम लोग चेंजेस करते हैं। जैसे हम लोग क्या किए, यहां से हम लोग गेहूं को उत्पादन किए और गेहूं को क्या किए, गेहूं पिसने वाली जो मशीन होती है उससे पीस के हम लोग क्या बना दिए? आटा बना दिए, या फिर हम लोग इसको बिस्कुट पे निर्माण कर दिए। तो अगर प्राथमिक क्षेत्र के किसी भी वस्तुओं का अगर हम लोग क्या करते हैं, विनिर्माण करते हैं, तो वस्तु द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अब द्वितीय क्षेत्र जितने भी सारे वस्तुओं का निर्माण करेगी, चाहे प्राथमिक क्षेत्र निर्माण करे चाहे द्वितीय क्षेत्र निर्माण करे, तो ये दोनों का क्या करता है? सहायता करता है। कौन करता है? तृतीय जो क्षेत्र होता है वो ये दोनों का सहायता करता है, वस्तुओं के उत्पादन करने में क्या करता है? ये सहायता करता है। यहां तक आपकी बात क्लियर है? तो जैसे अगर मैं गेहूं की बात करूं तो गेहूं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन जैसे मैं आटा का बात करूं तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब जैसे मैं परिवहन का बात करूं, शिक्षा का बात करूं, संचार का बात करूं, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? हॉस्पिटल का बात करूं, स्वास्थ्य का बात करूं, ठीक है, या पंचायत भवन का बात करूं, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं? आपको सेवा प्रदान करता है। ऐसे पुलिसकर्मी भी क्या करता है? हमें सेवा प्रदान करता है। यहां तक बात क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि जितने भी क्षेत्र होते हैं, चाहे प्राथमिक क्षेत्रक हो या द्वितीय क्षेत्रक हो या तृतीय क्षेत्रक हो, वो वस्तुओं का क्या करता है? उत्पादन करता है या वस्तु का निर्माण करता है। तो अब हमको यहां पे देखना है कि आखिर वस्तुओं का वो निर्माण कैसे करता है, या वस्तु का निर्माण तो जाहिर सी बात है कि वो निर्माण कर देता है, लेकिन हम लोग इस पे बात करेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र जितनी भी विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है या उनका गणना हम लोग कैसे करेंगे, या उसका कुल उत्पादन को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे कि टोटल कितने तरह का उत्पादन हमारे देश में हुआ है, हमारा उत्पादन कैसे हुआ है, या हम किसी भी उत्पादन पे कैसे हम लोग एमआरपी जो लगाते हैं ना, इसको मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है, एमआरपी, ठीक है, मार्केटिंग रेटिंग प्राइस जो भी कुछ हो, ठीक है। तो एमआरपी हम लोग कैसे बैठाते हैं या उत्पादन करते हैं तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि जो उत्पादन हुआ है उसमें हमको इतना रुपया लेंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। तो लोग इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो तो उस प्रोडक्ट का एमआरपी होता है, मार्केटिंग वैल्यू प्राइस होता है, ठीक है। तो वो कैसे कंपनी बैठाती है हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आप लोग थोड़ी चीजें जान लो कि मान लेते हैं कि आपके पास टोटल 1000 किलो गेहूं है। कितना? आपके पास 10,000 किलो गेहूं है, आपके पास 10,000 किलो क्या है? गेहूं है। और आपको पता है कि प्रत्येक किलो गेहूं का जो मूल्य है वो कितना है? 8 रुपया है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सर आपके पास टोटल कितना रुपया का गेहूं है, तो आप क्या बताओगे कि सर मेरे पास 80,000 का गेहूं है। क्या बताओगे आप? 80,000 का गेहूं है। 80,000 रुपया का आपके पास क्या है? गेहूं है, ये आप बता दोगे। अगर आपके पास 10 रुपया प्रति पीस के हिसाब से, 10 रुपया प्रति पीस के हिसाब से आपके पास क्या है? आपके पास नारियल है। क्या है? नारियल है। और टोटल अगर कुल नारियल अगर आपसे कोई डिमांड करे कि आपको 5,000 नारियल उसको देना है, कितना? 5,000 नारियल देना है, तो आपको
एक नारियल का कीमत 10 रुपया पड़ता है और उस बंदे ने आपको 5,000 नारियल मांगा है, कोई बंदे ने, तो आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल कितना रुपया आप उससे लोगे, तो आप सीधा से हिसाब करके क्या बोल दोगे कि 5,000 रुपया। कितना बोल दोगे आप? 50,000 रुपया बोल दोगे ना, 50,000 रुपया। तो अब समझो मैंने इतना क्यों लिखाया है। तो आप देखोगे कि मैंने यहां पे लिखाया है कि उत्पादन या बेची गई कुल वस्तु का गणना करना की कोई जरूरत नहीं है कि आपने टोटल कितने वस्तुएं हैं आपके पास और उस वस्तु पे आप कितना क्या कर रहे हो, ये आप यहां पे गिनती कर रहे हो। लेकिन जब भी आप कुल उत्पादन किसी भी वस्तु का निकालोगे तो आपको यह गणना करने का जरूरत नहीं है कि आपने टोटल कितना वस्तु का उत्पादन किया है या आपने कितना वस्तु को बेचा है। इस बात का गणना करने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर आपने तो बोला कि यहां पे जैसे हम लोगों ने देखा कि मेरे पास 10,000 किलो गेहूं है और 1 किलो गेहूं का मेरे को मूल्य पता है, तो हम लोग उससे जोड़ के या गुना करके हम लोग टोटल निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर मेरे को 1 किलो का पता है और 1 पीस का मेरे को पता है और मेरे पास कितना नारियल है, तो सब लोग जाहिर सी बात है कि पता कर सकते हैं। आपने तो सेम यहाँ पे हर एक वस्तु को आपने तो किया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे एक वस्तु का प्राइस लिया और जितना वस्तु मेरे पास था उस वस्तु से हम लोगों ने क्या किया, सीधा गुना कर दिया, तो मेरे को कुछ कुल वैल्यू निकल गया। हम लोग तो ऐसा नहीं किए कि एक बार ऐसे अपने 1 किलो फिर 1 किलो फिर 1 किलो फिर 1 किलो फिर 1 किलो ऐसे करके हम लोगों ने 10,000 बार किलो लिखा, 8 करके 10,000, फिर हम लोगों ने जोड़ करा। ऐसा तो हम लोगों ने कुछ नहीं करा। यानी कि अगर हमको ये कभी काउंट नहीं करना पड़ेगा कि मेरे पास 5,000 पीस नारियल है तो 5,000 नारियल पीस को एक लाइन से मैं रख दूंगा, जैसे बचपन में हम लोग जोड़ सीखते थे, ऐसे 5,000 पीस में नारियल को रख दूं और फिर 10 फिर 20 फिर 30 ऐसा करके मैं काउंट करूं। तो ये कोई जरूरी नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने निकाला है कि अगर आपके पास अगर वस्तुओं का आपको कुल उत्पादन निकालना है तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आपने कितने वस्तुओं को बेचा है या आपने कितने वस्तुओं का निर्माण किया है। मैंने क्या लिखा कि उत्पादन या बेची गई वस्तुओं के कुल गणना का, यहाँ पे कुल गणना होता, ठीक है ना, कुल गणना करने का कोई जरूरत नहीं होता है कि आपने कितने वस्तुओं को बेचा है और उनको एक एक करके गिनने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल क्या कर सकते हो कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना से आप क्या कर सकते हो, आप प्राप्त कर सकते हो क्या, कुल गणना को आप प्राप्त कर सकते हो। कुल उत्पादन को, किसको, कुल उत्पादन को प्राप्त कर सकते हो। मैंने अभी आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर 10,000 किलो आपके पास गेहूं है तो आप प्रत्येक किलो को, जैसे कि पहला किलो हो गया 8 रुपया, फिर दूसरा किलो 8 रुपया, तीसरा किलो 8 रुपया, चौथा किलो 8 रुपया, ऐसे करके डॉट करते आप 10,000 तक किलो। ऐसा जरूरी नहीं है। आप क्या करो कि केवल जितना भी आपको उत्पादन के बारे आपको नॉलेज है, जैसे आपको 10,000 किलो गेहूं के बारे नॉलेज है, और आप क्या करो, आप 1 किलो के साथ मल्टीपल कर दो या 1 किलो के साथ आप जोड़ दो, तो फिर आपको क्या निकल जाएगा, कुल उत्पादन आपको मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, कुल उत्पादन आपको मिल जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब बात आता है कि अब मैं बात करूंगा कि कैसे कोई भी आदमी एमआरपी जोड़ देता है या कुछ भी ऐसा आपको देखने को मिलता है वो जोड़ देता है। तो मैंने यहां पे लिखा है कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना क्यों की जाती है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहां पे हम लोग केवल अंतिम वस्तु का ही गणना करेंगे और हमको कुल रेट या हमको कुल हमको देखने को मिलेगा। तो मैं इसीलिए बात कर रहा हूं कि आखिर हम लोग केवल अंतिम वस्तु का ही गणना हम लोग क्यों करते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे। किस पे बात करेंगे कि आखिर केवल हम लोग अंतिम वस्तु का ही गणना क्यों करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप देखोगे कि कोई भी आप वस्तु उठाते हो, बिस्किट का पैकेट लेते हो, मार्केट से आप खरीदते हो, तो उस बिस्किट के बिस्कुट वाला जो क्रैप्स होता है जिसको हम लोग प्लास्टिक बोलते हैं, उस प्लास्टिक में पीछे लिखा होता है कि बिस्कुट में चीनी इतना मात्रा में है, आटा इतना मात्रा में है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इतना है। तो कुल मिला के टोटल वो सारणी आपको लिख देता है कि इतना रुपये में वो खरीदा गया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये मार्कर है, ये मार्कर का मेरे पास थैला है, ठीक है, मार्कर का मेरे पास कूट है, तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको लिखा होगा कि आपको लिखा होगा कि ये इतना ग्राम है, ये इतना ग्राम है, एक जगह आपको कहीं पे लिखा होता है, ठीक है। तो उससे हम लोग बता सकते हैं कि अगर टोटल हम लोग हिसाब करेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा कि हम लोग की जो टोटल जो एमआरपी है वो कहाँ पे कितना पड़ी और जिससे जो कंपनी है वो हमसे कितना ले रहा है हमको पता चल जाएगा। तो उसी तरह अगर हम लोग अंतिम उत्पादन और सेवा की गणना क्यों करते हैं ये हमको जानना जरूरी है। क्योंकि समझो, मैं एक चीज समझा रहा हूं आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है।
कि अगर मान लो कि मैंने एक बिस्कुट बनाने की मैंने कंपनी खोली है, बिस्कुट बनाने की मैंने कंपनी खोली है और मैं बिस्कुट बना रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि जब मैं बिस्कुट बनाऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए मेरे को आटा चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? आटा चाहिए। मेरे को चीनी चाहिए, चाहिए ना, मेरे को चीनी चाहिए। फिर आटा को मेरे को पिसाई करना होगा, तो हमको पिसाई भी चाहिए, है ना। मैं बोल सकता हूँ क्या करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, तो पिसाई लिख सकता हूं। मेरे को पिसाई करना होगा, तो मेरे को आटा चाहिए, पिसाई करना पड़ेगा, और चीनी उसमें मिलाएंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को बिस्किट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी ऊपर में जो गेहूं का उदाहरण देखा था कि मेरे पास अगर 10,000 किलो मेरे पास गेहूं है और प्रत्येक किलो का दाम अगर 8 रुपये है, तो टोटल मेरे पास गेहूं का कॉस्ट कितना पड़ गया? तो आपने बताया कि सर 80,000। कितना? आपने बताया कि सर टोटल 80,000 रुपया कॉस्ट उसका पड़ गया, टोटल 10,000 किलो गेहूं का। तो अब आप मेरे को बताओ एक चीज, अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे को आटा मिल में 8 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से मेरे को कोई जो है वो जो कोई भी दुकानदार जो है, ठीक है, कोई भी जो दुकानदार है वो मेरे को क्या किया कि 8 रुपया प्रति केजी के हिसाब से मेरे को वो क्या करता है, गेहूं बेचता है। मेरे को क्या करता है, गेहूं बेचता है। तो मेरे को गेहूं खरीदने में मेरे को कितना रुपए लगा? 8 रुपए लगाया, 8 रुपए लगा। तो मान लेते कि हमने क्या किया कि 1 केजी हम लोगों ने गेहूं खरीदा बिस्कुट बनाने के लिए। कितना? हम लोगों ने टोटल 1 केजी हम लोगों ने क्या खरीदा, गेहूं खरीदा बिस्कुट बनाने के लिए। तो हमको 8 रुपया पड़ा। कितना रुपया पड़ा? 8 रुपया पड़ा। अब सोचो कि 8 रुपया पड़ा, अब इसमें हमको पिसाई भी करना पड़ेगा, पिसाई तो हमको करना पड़ेगा ना। तो अब अगर मान लेते हैं कि इसमें हमको क्या करना पड़ता है कि हमको इसको पिसाई करना पड़ेगा, पिसाई के साथ साथ हमको इसमें क्या तेल भी डालना पड़ेगा, क्योंकि बिस्कुट तो छानना पड़ेगा, साथ में हमको चीनी भी देना पड़ेगा। तो अगर सब कुछ का अगर कैलकुलेशन हमको किया जाए तो बिस्कुट का जो पैकेट आता है ना, तो बिस्कुट का जो 4 पैकेट आता है उसकी जो कीमत है कुल मिला के मेरे को 60 रुपया बैठी। कितना रुपया बैठी? 60 रुपया बैठी। यानी कि एक बिस्कुट की जो पैकेट की कीमत है वो 15 रुपया होगा। कितना होगा? 15 रुपए होगा। ये मेरे को कितना था? 4 बिस्कुट का पैकेट का मेरे को रेट निकला। तो मैंने आपको क्या बताया कि मेरे को बिस्कुट का मेरे को कंपनी मैंने खोला है और मेरे को बिस्कुट मेरे को बेचना है। तो बिस्कुट की पैकेट जो आती है वो कैसे आती है? पर पीस के हिसाब से आती है। तो मैंने जो दुकान से जो मैंने गेहूं खरीदी है वो 8 रुपया प्रति केजी के हिसाब से खरीदी है। अब उस गेहूं में मेरे को पिसाई भी करनी है, उसमें मेरे को चीनी भी डालना है, उसमें मेरे को तेल भी चाहिए। तो कुल मिला के मैं देखूंगा कि जो 1 केजी जो गेहूं है, जो 1 केजी जो गेहूं है जिसका कॉस्ट मेरे को 8 रुपया पड़ा, और 8 रुपया पड़ा, साथ में हम लोगों ने उसमें चीनी मिलाया, उसके बाद हम लोगों ने तेल डाला, ठीक है, और फिर हम लोग इससे पहले हम लोग पिसाई भी करते हैं, ठीक है, पिसाई करते हैं। तो पिसाई करा, चीनी डाला और तेल डाला और मशीन में उसको पैकिंग करा, पैकिंग किया। तो पैकिंग करके कुल जो मेरे को लागत मिला वो 4 पैकेट का मेरे को 7 रुपया मिला। 60 रुपया मिला। कितना रुपया मिला कि 4 पैकेट का मूल मेरे को 60 रुपया मिलता है। यानी कि 1 पैकेट का मूल मेरे को कितना मिला? 15 रुपया मिला। कितना मिला मेरे को? एक पैकेट का मूल कितना मिला मेरे को? 15 रुपया मिला। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहां पे जो 1 पैकेट बिस्कुट को हम लोग कितना में बेचेंगे? तो वो 15 में हम लोग बेचेंगे। कितना में बेचेंगे? 15 में बेचेंगे। तो यानी कि अब हम लोग यहाँ पे टोटल क्या किए, हम लोग लास्ट वाला पैसा ठो देखे कि 60 रुपया मेरे को लागत पड़ता है। क्या देखते हैं? 60 रुपया लागत पड़ता है और उसके हिसाब से 1 पैकेट का दाम हम लोग क्या करते हैं? 15 रुपया बैठा देते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवा का ही हम लोग क्या करते हैं? गणना करते हैं। आप सोचो कैसे कि आप किसी भी वस्तुओं का निर्माण करते हो, दुनिया में किसी भी वस्तु का निर्माण करो तो उसमें क्या होगा, आपको 2 तरह की वस्तुएं देखने को मिलेंगी। अब वो 2 तरह की वस्तुएं क्या है सर? तो एक वो वस्तु जिसको हम लोग मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं और एक वो वस्तु जिसको हम लोग अंतिम वस्तु बोलते हैं। एक तो क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं, और एक दूसरा क्या होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम वस्तु बोलते हैं। तो अंतिम वस्तु का मैं बात करूं या मध्यवर्ती वस्तु का बात करूं तो ये क्या होता है? तो जैसे कि आप अगर आप बिस्कुट बना रहे हो तो मध्यवर्ती जो वस्तु होगा वो क्या होगा? वो आप देखोगे अगर आप मैं मध्यवर्ती वस्तु की बात करूं तो आप देखोगे कि गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, ठीक है, या तो फिर आटा हो गया, या तो फिर क्या हो गया? आटा हो गया। तो या तो फिर चीनी हो गया, ठीक है, या तो फिर क्या हो गया?
चीनी हो गया, या तो फिर आप क्या देखोगे तेल हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब मेरी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जिनको मैं अगर सही से मिला दूं तो मेरे को क्या अंतिम वस्तु के रूप में मेरे को क्या मिलता है, बिस्कुट मेरे को मिलता है। क्या मिलता है, मेरे को बिस्कुट मिलता है। समझो मेरी बात कि अगर मैं देखूंगा कोई भी वस्तु का अगर मैं निर्माण का प्रोसेस देखूंगा, तो अगर मान लो कि मेरे को बिस्कुट बनानी है, मेरे को बिस्किट बनानी है, तो पहले मैं गेहूं लाऊंगा, गेहूं को पीसकर मैं आटा बनाऊंगा, फिर मैं उसमें चीनी डालूंगा, चीनी या फिर तेल डालूंगा, और फिर मेरे को अंतिम वस्तु के रूप में मेरे को क्या मिल जाएगा, बिस्किट देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर हम लोग ऐसा करें कि पहले हम लोग गेहूं का रेट जोड़ें, फिर आटा का जोड़ें, फिर चीनी का जोड़ें और तेल का जोड़ें, तो हम बोल सकते हैं कि कुल जो बिस्किट होगा उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पादन हम लोग ले सकते हैं, हम लोग कुल वस्तु का रेट निकाल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पे एक चीज लिखा है, कि केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी वस्तु के उत्पादन में कुछ मध्यवर्ती वस्तुओं का भी उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे गेहूं का, आटा का, चीनी का, तेल का, तो कुछ मध्यवर्ती वस्तुओं का भी उपयोग किया जाता है। तथा जो अंतिम वस्तुएं हमारी निकलती हैं वो कैसे निकलती है, तो मध्यवर्ती वस्तुएं प्लस अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के निर्माण से हमको क्या मिलता है, किसी भी वस्तु का हमको उत्पादन प्राप्त होता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन प्राप्त होता है। तो मैंने देखा यहां पे हम लोगों ने मध्यवर्ती वस्तु लिया, और यहां मध्यवर्ती वस्तु जैसे गेहूं, आटा, चीनी और तेल लिया, इसको मशीन में जो भी कुछ प्रोसेस करना था हम लोगों ने कर लिया, तो उससे हमको बिस्किट मिला, उससे हमको क्या मिला, बिस्किट मिला। तो जितने भी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं और जितने भी अंतिम वस्तुएं होती हैं उनको मिलाते हैं तो हमको किसी भी एक वस्तु का उत्पादन हमको होता है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि चूंकि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है, क्या होता है, पहले से ही शामिल होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, केवल अंतिम वस्तु का ही क्या करते हैं, अंतिम वस्तु का ही हम लोग क्या करते हैं, या फिर अंतिम सेवाओं का ही क्या करते हैं, हम लोग गणना करते हैं। क्योंकि अब समझो कि अगर हम लोग हर बार ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या किए कि एक वस्तु के मूल्य की गणना, अगर जैसे कि हो सकता है कि गेहूं, आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक वस्तु के मूल्य की गणना को कई बार कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है कि पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा कि किसी भी वस्तु का जो गणना होगा बार बार कर लेंगे। जैसे बोलने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा कि 8 रुपया केजी के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, गेहूं खरीदा। अब पिसाई पे मान लेते हैं कि पर केजी का रेट मेरे को 2 रुपया मिला, तो 8 रुपया ऐसे और 2 रुपया क्या पिसाई का, तो कुल मिला के कितना हो गया, 10 रुपया। अब फिर चीनी का मैं बात करता हूं, तो चीनी का कुछ रुपया हो गया। तो अगर हम लोग एक एक वस्तु का करके जाएंगे तो हमको कुल उत्पादन के लिए अंतिम वस्तु मिल जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कर दें कि ये तो 8 रुपया जोड़े ही, साथ में या 10 रुपया भी जोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा कि एक जो वस्तु होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कई बार जोड़ लेंगे, एक वस्तु को क्या करेंगे, कई बार जोड़ लेंगे। तो ये गलती ना हो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि अंतिम वस्तु को देखते हैं। किसको देखते हैं, हम लोग अंतिम वस्तु को देखते हैं और उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपना काम निकालते हैं। यहां तक बात क्लियर है, अब देखो हम लोग जो अंतिम वस्तु को गणना करते हैं या वस्तुओं का जब हम लोग गणना करते हैं तो क्या सर ये एक वर्ष में जितने भी सारे वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या जितने भी तरह के सेवाओं का उत्पादन करते हैं, क्या वो सर सेम होती हैं, क्या वो एक ही तरह की होती है? तो हाँ, मैंने क्या लिखा है कि नोट में यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी विशेष वर्ष में प्रत्येक द्वारा, यानी कि प्रत्येक जो क्षेत्र है द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। मैंने क्या लिखाया है कि मेरे को एक साल का, किसका, मेरे को अगर एक साल का पता करना है कि हमने कुल उत्पादन क्या करी है, तो मैंने क्या लिखा है, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, यानी कि कितना आपने वस्तु उत्पादन किया या कितना आपने सेवा उत्पादन किया, या 15 रुपया के हिसाब से जो हम लोगों ने देखा कि एक पैकेट बिस्कुट का जो रेट है वो 15 रुपया है, के हिसाब से हम लोग उस वर्ष में जितना भी वस्तु का उत्पादन होगा ये 15 रुपया के हिसाब से, तो उससे हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं कि उस वर्ष में
कुल उत्पादन की जाने वाली जो जानकारी है वो प्रदान कर सकते हैं। कैसे कि मान लेते हैं कि टोटल उस साल हम लोगों ने क्या किया कि 10,000 केजी हम लोगों ने आटा का खपत किया। कितना? 10,000 केजी आटा का खपत किया। तो इससे हम लोग तो अनुमान लगा सकते हैं कि अब हम लोगों ने 10,000 जो केजी जो हम लोगों ने आटा खपत किया, तो उससे कितना पैकेट मेरे को बिस्कुट मिला होगा। तो हम लोगों ने देखा था कि एक केजी आटा में हम लोग 4 पैकेट, कितना? 4 पैकेट हम लोग क्या कर सकते हैं? बिस्कुट निकाल सकते हैं। तो 10,000 केजी अगर मेरे पास आटा है तो उसके हिसाब से हम लोग कितना? 40,000 पैकेट, कितना? 40,000 पैकेट, कितना? 40,000 पैकेट हम लोग क्या निकाल सकते हैं? बिस्कुट निकाल सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि एक पैकेट का जो 1 केजी आटा का जो कीमत था वो 60 रुपया बना। मेरे को सारा कुछ मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं का मिला के जो उत्पादन हुआ वो 60 रुपए के हिसाब से हुआ। तो उसी तरह अगर 1 केजी का मूल्य, तो ये जो कितना था 1 केजी का, और 1 केजी के हिसाब से मेरे को 4 पैकेट मिलता था, यानी कि 15 रुपया पर पीस था। तो अब 15 रुपया पीस के हिसाब से जो मेरे पास 40,000 जो पैकेट है उसका मूल्य कितना हो जाएगा? उसका मूल्य कितना हो जाएगा? आप अब गुना कर सकते हो, 15 गुना 4 करके 60 लगा दो और फिर पीछे तरफ से और 4 जीरो लगा दो। तो जो टोटल उत्पादन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इतना। यानी कि हम इससे पता कर सकते हैं कि अगर मेरे को अंतिम उत्पादन पता है कि अंतिम उत्पादन हम लोग कितना किए थे, या एक वस्तु का अगर हमको रेट पता होगा तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं कि एक वर्ष में हम लोगों ने कुल कितना उत्पादन हम लोगों ने करा था। इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है? चलो यहां तक तो बात क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग बात करेंगे कि सर सकल घरेलू उत्पाद के बारे में हम लोग बहुत सुना था। तो यहां पर मैंने लिखा है कि तीनों क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रों के जो उत्पादनों का जो योगफल होगा, जो कुल उत्पादन होगा, उससे देश का क्या निकलता है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या निकलता है? सकल घरेलू उत्पाद निकलता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जैसे कि आपके घर में 5 आदमी है। कितना आदमी है? 5 आदमी है। अब पांचों आदमी जो काम करते होंगे तो मान लेते हैं कि ए आदमी जो है वो 10,000 रुपया कमाता है, बी आदमी जो है वो 10,000 रुपया कमाता है, सी आदमी जो है 2,000 रुपया कमाता है, डी आदमी कुछ कमाता है। तो अगर पूछेंगे कि आपका घर का टोटल इनकम कितना हो गया, तो पांचों का आप आय जोड़ दोगे तो आपको वो क्या निकल जाएगा? आय निकल जाएगा। अब आपको पूछेंगे कि आपका घर का कुल क्या, तो आपके घर का कुल सकल घरेलू उत्पाद बताओ। तो आप क्या करोगे कि एक ने जितना भी कमाया और वो जितना खर्च किया उसका ब्यौरा रखोगे, बी ने जितना कमाया और उसने जहां जहां खर्च किया उसका ब्यौरा रखोगे, सी ने जितना कमाया और उसको जहां जहां खर्च किया उसका ब्यौरा रखोगे। तो इस तरह पांचों का आय और व्यय अगर आप रख लोगे तो वो तो टोटल निकलेगा, वो आपका क्या निकलेगा? सकल घरेलू उत्पाद आपको निकलेगा। और मैंने सकल घरेलू उत्पाद के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है कि यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। तो सकल घरेलू जो उत्पाद क्या होता है कि किसी भी देश के भीतर, यानी कि देश की जो अंदर जितने भी वस्तुओं का आप क्या कर रहे हो? उत्पादन कर रहे हो किसी एक विशेष वर्ष में, तो उस भर में जितने भी वस्तुओं का आप उत्पादन करोगे उसका क्या निर्धारित करेगा? ये मूल्य निर्धारित करेगा। अब जैसे बोलने का मतलब है कि मैंने यहां पे देखा कि एक पैकेट बिस्किट का रेट मेरे को 15 रुपया के हिसाब से निकला। एक पैकेट का रेट मेरे को क्या निकला? 15 रुपया के हिसाब से मिला। तो यानी कि अब जितना भी बिस्कुट मैं उत्पादन करूंगा उस 10,000 केजी गेहूं से, जिसको मेरे को खरीदने में 8 रुपया लगी थी, तो अब सारे जितने भी वस्तुएं मेरे को मिलेंगी या मेरे को बेचनी पड़ेंगी वो मेरे को 15 रुपया के हिसाब से बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले ही तो मैंने जो प्राथमिक जो माध्यमिक जो हम लोगों ने वस्तु खरीदी थी वो 8 रुपया के हिसाब से जो हम लोगों ने खरीदा था, तो वही हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित, हम लोगों ने कितना उत्पादित किया था? 10,000 केजी जो हम लोग के पास गेहूं था उसी का हम लोगों ने बिस्कुट उत्पादन किया था। तो उस उत्पादित का सभी अंतिम वस्तु जो उस 10,000 केजी जो आटा है, उस आटा से जितना भी हम लोग क्या बनाएंगे? बिस्कुट बनाएंगे। अंतिम बिस्कुट जितना भी बनाएंगे तो और उसमें जितना भी तरह का हम लोग सेवा देंगे तो उसका हम लोग क्या निकालते हैं? मूल्य निकालते हैं। किसके द्वारा? सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा। किसके द्वारा? सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा।
और साथ में देखोगे कि सकल घरेलू उत्पादन जो होता है, सकल घरेलू जो उत्पादन होता है वो अर्थव्यवस्था का क्या होता है, सबसे विशालतम क्या है, सबसे विशालता क्या करती है, प्रदर्शित करता है। यानी कि जिस देश का सकल घरेलू उत्पाद ज्यादा होगा वो ज्यादा विकसित होगा, जिस देश का सकल घरेलू उत्पाद कम विकसित होगा वो कम विकसित होगा। यानी कि ये जो सकल घरेलू जो उत्पाद है यही डिपेंड कराएगा कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपके देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, वो ज्यादा विकसित है, विकासशील है, वो गतिशील है। वो किस पे डिपेंड करेगा, तो आपके देश के द्वारा, आपकी जो देश है, आपकी जो कंट्री है, उस कंट्री के भीतर जो अंतिम वस्तु का जो रेट है, कुल उत्पादन का जो अंतिम वस्तु का रेट है एक वर्ष में, वो निर्धारित करेगा कि आपकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, आपकी जो सकल घरेलू जो रेट है वो कितनी होगी। यहां तक बात क्लियर है। अब मैंने यहां पे बताया है कि भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद है, भारत में सकल घरेलू जो उत्पाद है उसका मापन करना बहुत कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि एक आप मान लो कि एक घर का, अगर एक आदमी का मेरे को सकल घरेलू उत्पाद पता करना होगा, उसकी आय, उसकी खर्च मेरे को पता करना पड़ेगा, तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। 2 आदमी का मिल जाएगा, एक परिवार का मिल जाएगा। लेकिन आपको बोलेगा कि आपका गांव का रखो तो वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपको यह बोला जाए कि पूरे इंडिया की जो 121 करोड़ की जो आबादी है, उस आबादी का अंतिम उत्पादन एक वर्ष में कितना हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद कितना हुआ है, आप वो मेरे को बताओ, आप वो मेरे को बताओ, तो आपके लिए तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये जो सकल घरेलू उत्पाद है, ये जो सकल घरेलू उत्पाद है भारत में, ये बहुत कठिन मापदंड है, इसको मापना बहुत कठिन होता है। तो ये जो कठिन मापदंड है भाई, इसको कौन मापता है? क्योंकि आपने बोला सर, आपने बताया कि सकल घरेलू उत्पाद से हम लोग पता करते कि देश कितना विकास कर रहा है, तो सर उसको तो नापना पड़ेगा। क्योंकि आजकल के आप कितना पढ़े हो या नहीं पढ़े हो ये तो नहीं पता जब तक आप एग्जाम नहीं दोगे। तो जब हमको ये नहीं पता है कि सकल घरेलू उत्पादन से हम लोग पता करते कि देश कितना ग्रोथ कर रहा है, आपके एग्जाम से आप पता करते हो कि आप कितना पढ़ रहे हो, तो सर आखिर इसका मापदंड कौन करती है? तो इसका जो मापदंड करती है वो कौन करता है? जो हमारी केंद्र सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार के जो मंत्रालय है, उसके द्वारा ये सकल घरेलू उत्पाद का मूल्यांकन मैं बोल सकता हूं या मापन किया जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ये 100 क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन है कि बताइए कि सकल घरेलू जो उत्पाद है उसका मापदंड कौन करती है? तो आपको क्या बताना है कि केंद्र सरकार की जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा क्या किया जाता है, सकल घरेलू उत्पादन का मापन किया जाता है। यहां तक बात क्लियर है। अब मैंने आपको लिखाया है कि आप देखोगे कि यह जो मंत्रालय होता है जो क्या करता है, जो सकल घरेलू उत्पादन का मापन करता है, वो राज्यों का या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने भी आपके स्टेट्स हैं या जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं के कुल संख्या और उसके मूल्य से संबंधित सूचनाओं को क्या करता है, जमा करता है। यानी कि अब आप यहां पे क्लियर बोल सकते हो कि जो केंद्र जो इसका मापन करता है, इसका मूल्यांकन करता है कि आज इस बार की जो सकल घरेलू उत्पाद है वो कितना है या क्या है, तो वो किस तरह से करता है। तो ये मंत्रिमंडल जो है वो राज्यों का बात कर लो या जो केंद्र शासित प्रदेश है आप उसका बात कर लो, तो वहां के जितने भी विभिन्न सरकारी जो विभाग है, चाहे वो आयकर विभाग हो, चाहे वो बैंक विभाग हो या आपके अस्पताल हो या स्कूल हो, तो विभिन्न जितने भी सरकारी विभाग है उनकी सहायता से क्या करता है, चाहे वो सेवाओं का बात कर लो कि वो आपने कुल कितनी संख्या में सेवाओं का उत्पादन किया और उस सेवाओं में कितनी लागत आपकी हुई और आपने उस सेवाओं की अंतिम उत्पादन कितने में करके बेचा, तो उनकी सारी जो संबंधित जो सूचनाओं का पता करने का काम कौन करता है, तो जो मंत्रालय है यानी कि जो केंद्र सरकार है वो क्या करती है, जमा करने का काम करती है। यहां तक बात करें। अब मैंने यहां पे एक पॉइंट लिखा है कि ये जो आप टोटल जो आप देख रहे हो सकल घरेलू उत्पाद की जो भी सूचना आप देख रहे हो, जो भी आप कुछ देख रहे हो, तो इसी से, यही जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसी से क्या करता है हमारा
हमारा देश क्या करता है कि इसी से जीडीपी, किसका, जीडीपी का अनुमान लगाता है कि इस बार का जो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्राम है या जो हमारी जो विकास दर है या जो वृद्धि दर है वो कितना रहेगी। तो ये जो सारा जो सकल घरेलू उत्पाद की जितने भी तरह के मापदंड होते हैं उसको मापने के बाद ही, उनके ही मापन के बाद हमको पता चलता है कि हमारी जो जीडीपी रेट है, जो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो इस बार की कितनी रहेगी। यहां तक बात क्लियर है। तो हम लोगों ने जो टोटल सारी जो चीजें देखी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से बोलूंगा कि कमेंट करके बताइएगा कि सर समझ में नहीं आया है, मैं फिर से समझाने का कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, जो लोग चैनल को न्यू वॉच कर रहे हैं, मैं बोलूंगा कि सबसे पहले तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन जो दिया हुआ है प्रीतम आर्ट्स एकेडमी के बगल में, उस सब्सक्राइब के बटन को टच करें, फिर एक घंटी का बटन आएगा उसको टच करें, ऑल नोटिफिकेशन पे टच करें, ताकि जितना भी वीडियो में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और सबसे पहले आप सीख पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।